अब देखो, बिफोर वी मूव इनटू सर्कल्स और उसका टेंजेंट का इक्वेशन को अपन आगे लेके जाएंगे, जहाँ अपन ने लास्ट क्लास तक देखा था। एक कंसेप्ट था लाइंस का, राइट, जो अपन लाइंस में डिस्कस करना भूल गए थे, उसको भी देख लेते हैं। कंसेप्ट इज नोन एज होमोजेनाइजेशन। पेयर ऑफ लाइंस का कंसेप्ट, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, बिकॉज कई बार आ जाता है क्वेश्चन, और अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो वो इसी से सॉल्व होता है। होमोजेनाइजेशन करता क्या है? होमोजेनाइजेशन क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कर्व है, कैसा भी कर्व बना लो, सपोज करो मैंने ये कोई कर्व बना दिया ऐसा, ठीक है, दिस इज सम कर्व, ठीक है, इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, 2 डिग्री इक्वेशन लिख देता हूँ पूरा का पूरा, 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये कोई तो कर्व है मेरे पास, जिसका मेरे पास एक 2 डिग्री इक्वेशन पता है मुझे, और मेरे पास एक लाइन का इक्वेशन भी है। देयर इज अ लाइन and the line cuts the curve at 2 points which are A and point B. Let's say line का equation is y is equal to mx plus c, या ax plus by वाले फॉर्म में लेते हैं। So a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन जो है। सो अब देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है कि कभी कभी अगर आपके पास एक कर्व है और एक लाइन है, now this line will intersect the curve at 2 points, point A and point B. सो अगर कोई लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ए और बी, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूँ, तो आपके पास पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूँ, तो देखो मेरे पास दो लाइंस आ जाएंगी ना, दिस इज ओ ए एंड ओ बी। ओ ए एंड ओ बी दोनों ओरिजिन से पास करती होंगी, ओरिजिन से पास करती होंगी, तो इसकी इक्वेशन कुछ y इज इक्वल टू m1x होगी, तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू m2x होगी। अगर मुझे पेयर ऑफ लाइंस की क्वेश्चन निकालनी है, पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस मतलब कौन सी? ओ ए और ओ बी की क्वेश्चन, ठीक है। अब सोच के देखो क्वेश्चन क्या है। एक कर्व है, एक कर्व को एक लाइन कट करती है 2 पॉइंट्स पे, उन दोनों पॉइंट्स को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास ओ ए और ओ बी दो लाइंस आ जाएंगी, राइट। अगर मैं इन दोनों लाइंस का पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन निकालूंगी, तो मुझे करना क्या है? y इज इक्वल टू m2x और y इज इक्वल टू m1x को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास एक 2 डिग्री इक्वेशन आएगा, दैट विल रिप्रेजेंट ओ ए और ओ बी। अब देखो, याद करो पेयर ऑफ लाइंस में अपन ने क्या बोला था कि कोई भी अगर लाइंस ओरिजिन से पास करती है, तो वो मेरे पास 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बनेगा। मतलब उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा और एक्स वाई होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, है ना। इसका मतलब ओ ए इंटू ओ बी, जब मैं इन दो लाइंस को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन आएगी वो एक 2 डिग्री इक्वेशन आएगी, जिसमें एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वाई स्क्वायर होना चाहिए और एक्स वाई होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसको निकालने का बेसिक अपन कन्वेंशन अप्रोच अगर देखेंगे तो क्या होगा कि तुम पहले क्या बोलोगे, सर इस कर्व को, इस लाइन को सॉल्व कर लो, है ना। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, तो मतलब यहाँ से y को निकाल के यहाँ पे डाल दो, x में इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व कर लो। x के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास दोनों का x1 x2 आ जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन में x1 x2 डाल दोगे तो y आ जाएगा, इसका मतलब मेरे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी आ जाएगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी आ गया, और ये तो मेरा 0,0 है, तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, और इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x। दोनों लाइन की इक्वेशन आ जाएंगी, उन दोनों लाइन की इक्वेशंस को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। देख, ट्रेडिशनली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो समझ में आया ना कैसे करेंगे, लाइन और कर्व को सॉल्व करेंगे, ए और बी पॉइंट्स आएंगे, तो ओ ए और ओ बी लाइन की इक्वेशंस निकालेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास पेयर ऑफ लाइन निकल के आ जाएगा। बट
अप्रोच सोच के देखो लॉजिक थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, क्यों? बिकॉज वो ए और बी पॉइंट निकालने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वो फिर आराम से 7-8 मिनट का क्वेश्चन बन जाएगा ना। होमोजेनाइजेशन इज अ कंसेप्ट और अ ट्रिक, राइट, जिसके थ्रू अपन पेयर ऑफ लाइंस डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? अब देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, स्टेप वन, सबसे पहले तुम्हारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वहां से तुम वन की वैल्यू निकालते हो। वन मतलब कांस्टेंट को इस साइड में लेके जाओ, a1x प्लस b1y एक साथ रहेगा, कांस्टेंट को उस साइड लेके जाओ और कांस्टेंट से डिवाइड करा दो। सो a1x प्लस b1y अपॉन माइनस c1 इज इक्वल टू 1। समझाता हूँ मैं ये वैल्यू मैंने निकाली क्यों है। क्या किया है मैंने, लीनियर इक्वेशन में हमेशा कांस्टेंट को उधर लेके जाऊंगा और कांस्टेंट से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो आपके पास हमेशा इस साइड तो वन बनेगा, इस साइड आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी a1x प्लस b1y अपॉन सब, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, अब इस वाले इक्वेशन को देखो गौर से। क्या है तुम्हारा इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई। ये मेरा कर्व का इक्वेशन है। अब देखो कोई भी कर्व का इक्वेशन दूंगा तो ये 2 डिग्री तो नहीं है, मतलब होमोजीनियस नहीं है। 2 डिग्री तो है लेकिन होमोजीनियस नहीं है। इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री कांस्टेंट है 0। तो अब मुझे करना क्या है, एक काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बनाने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में देखेंगे होगा क्या। तो अगर मैं इसको होमोजीनियस बनाने की कोशिश करूँ, जो मेरा कर्व दिया हुआ था, जो मेरा 2 डिग्री कर्व था ना, मैं इस 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन को होमोजीनियस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम है एक्स स्क्वायर के साथ में आई डोंट हैव टू प्ले, वाई स्क्वायर के साथ में आई डोंट हैव टू प्ले, एक्स वाई ऑलरेडी आ 2 डिग्री का फॉर्म। यहाँ पे देखो एक्स है, लीनियर है। लीनियर को अगर 2 डिग्री बनाना है तो लीनियर को मुझे लीनियर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 2 डिग्री बनेगा, है ना। ये एक्स है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2gx इंटू 1। ऐसे देखो 1 लिखूंगा तो चलेगा ना। अगर मैंने 1 लिखा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखा तो भी बात एक ही है, बिकॉज 2gx इंटू 1 करो या फिर 2gx लिखो, बात तो एक ही है। तो अभी भी ये मेरे कर्व को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा ना, बस 1 की जगह जो मैंने वैल्यू निकाली है ना, इसको डाल दूंगा। ये भी तो 1 ही है, दिस इज ऑल्सो 1, और यहाँ पे मैंने 1 लिखा है तो इसको उठा के यहाँ डाल दो। क्योंकि देखो ये मेरा लीनियर है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2 डिग्री बन जाएगा। अभी देखो, अभी समझ में आएगा तुम्हें कि मैं कर क्यों रहा हूँ ये सब। अब मैंने क्या किया, 2gx 1 की जगह लिखा a1x प्लस b1y अपॉन माइनस c प्लस 2fy। 1 की जगह लिख दिया a1x प्लस b1y माइनस c प्लस c। यहाँ पे 1 का स्क्वायर था। मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब ये 1 की जगह मैंने ये 1 की वैल्यूज डाल दी, सी के साथ मैंने 1 का स्क्वायर डाला, बिकॉज एट दी एंड मेरे दिमाग में क्या है कि मुझे होमोजीनियस बनाना है। तो ये तीन तो 2 डिग्री थी, ये लीनियर है, लीनियर को 2 डिग्री बनाना होगा तो लीनियर को लीनियर से मल्टीप्लाई करना है, इससे मैंने सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करा है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 2 डिग्री कैसे बनाऊंगा, मैं इसको लीनियर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊंगा। इसमें मैंने यहाँ पे 1 स्क्वायर लिखा और 1 की जगह मैंने ये वैल्यू करी। अब देखो मेरे पास कुछ तो भी ये इक्वेशन आ गई एक नहीं, है ना। अब इस इक्वेशन को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो पूरा का पूरा 2 डिग्री होमोजीनियस है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई बनेगा, इधर एक्स वाई बनेगा वाई स्क्वायर बनेगा। इसको ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर भी आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा, एक्स वाई भी आएगा, है ना? तो जब आप इस कहानी को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन बन रहा है। दिस इज अ 2 डिग्री, है ना। देखो ये हमने हमारा कर्व जो था, हमारा कर्व गिवन था एक, और एक लाइन गिवन थी। कर्व और लाइन का इंटरसेक्शन था। हमने कर्व और लाइन की इक्वेशन को यूज करके इस कर्व की इक्वेशन को 2 डिग्री होमोजीनियस बना दिया। अब ये देखो, ये मेरे पास 2 डिग्री होमोजीनियस आ गया,
और जो मेरा पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन था वो भी 2 डिग्री होमोजेनियस होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे ये चेक करना अभी बाकी है। देखो ये 2 डिग्री होमोजेनियस है, इसका मतलब तुम इस बात से तो एग्री करते हो ना कि ये मेरा पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन होगा जो ओरिजिन से पास करता है ना। एनी 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ये लाइंस तो हैं दो जो ओरिजिन से पास होती है, लेकिन ये ओ ए और ओबी को ही रिप्रेजेंट करता है ऐसा मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है कोई दो और लाइंस होंगी जो उनको रिप्रेजेंट करता होगा। तो अभी मैं इसमें ये चेक करने वाला हूँ कि क्या ये सही में ओ ए इंटू ओबी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कुछ भी कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1। सो पॉइंट ए लाइन की इक्वेशन को फुलफिल करेगा और पॉइंट ए कर्व की इक्वेशन को भी फुलफिल करेगा। इसका मतलब मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स अगर लाइन में डालूंगा तो a1x प्लस b1y अपॉन -c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर मैं ए पॉइंट्स को इस इक्वेशन में डालूंगा तो ये इसको फुलफिल कर देगा। अब यहाँ देखो क्या इस इक्वेशन को मेरा पॉइंट ए सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अगर मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डाल दूं, मतलब एक्स और वाई की जगह अगर मैं x1 y1 डाल दूं, तो देखो a1x प्लस b1y -c1 तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये बन जाएगा मेरे पास एग्जैक्टली, है ना। मतलब ये बन जाएगा मेरे पास। और इसमें अगर x1 y1 डालोगे तो ये इसको भी फुलफिल करता है। इसका मतलब अगर मैं x1 y1 डालूंगा यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, मेरे पास कर्व का इक्वेशन आ जाएगा, उसको भी x1 y1 तो फुलफिल करता ही है। तो इस 2 डिग्री होमोजीनियस को पॉइंट ए फुलफिल करता है। तो कुछ चमका ना अभी। अभी पॉइंट बी देखो, पॉइंट बी को भी अगर मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो ये मेरा 1 हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट बी मेरा लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ये 1 हो जाएगा तो तुम्हारे पास कर्व की इक्वेशन बचेगी। कर्व की इक्वेशन बचेगी मतलब बी पॉइंट कर्व को भी फुलफिल करता है, कर्व को करता है तो इसको भी करेगा। इसका मतलब ये कर्व 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन जो तुमने बनाई है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी से पास करती है। इसका मतलब तो ओ ए और ओ बी का ही पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन आ गया। देखो आया समझ में। दिस इज द प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप किसी इक्वेशन को होमोजेनाइज कर दो। जैसे मेरे पास एक 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन था, देखो मैंने इसको होमोजेनाइज कर दिया और मैंने इसको 2 डिग्री होमोजेनाइज इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ गया। आप जब किसी भी कर्व को होमोजेनाइज करते हो तो आपके पास एक 2 डिग्री इक्वेशन आ जाएगा, एंड दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन। सो अभी अगर मैं इसका सिनॉप्सिस देखूं कि मुझे करना क्या है। सो कभी भी तुम्हारे पास अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में ये वाला फ्रेज दिखता है, देखो लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ सेक्शन, किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें ये वाला फ्रेज दिख जाता है कि यार वो वहां पे क्या बात कर रहा है, लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ कर्व, ये फ्रेज अगर दिख जाएगा तो समझ जाना कि वो तुम्हारा होमोजेनाइजेशन वाला कंसेप्ट। एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहेगा, बस सिर्फ फ्रेज ध्यान रखना। क्या फ्रेज है, ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइंस, राइट। ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, कर्व का और एक और लाइन का, ठीक है। So, अभी देखो तुम्हारे पास ये गिवन होगा, ये गिवन होगा। जब भी तुम्हारे पास कर्व और एक लाइन गिवन है तो तुम्हें ए और बी निकालने का जरूरत नहीं, तुम इसको होमोजेनाइज करो। होमोजेनाइज मतलब इस इक्वेशन को तुम 2 डिग्री होमोजेनाइज की फॉर्म में लेके आओ। ये जो तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी ये तुम्हारी इस पेयर ऑफ लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी, राइट। उसके बाद में जो भी तुमसे वहां पे क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का तुम आंसर कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल लिखा था, फाइंड द एंगल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
कुछ तुम्हारे कुछ इस फॉर्मेट पे आएंगे। अब देखो बोल क्या रहा है, ये तुम्हारे पास कोई कर्व है, राइट? एक्चुअली मैंने सर्कल ही लिया है, चलो अच्छे इसको बना लो। तो ये सर्कल है अपना, सेंटर कुछ होगा, ऐसा कुछ सर्कल है, ये कुछ लाइन है अपने पास। तो वो क्या बोल रहा है, एंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद द कर्व, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएंगे, एंगल फॉर्म बाय लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट द ओरिजिन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन पे ज्वाइन कर दूंगा तो जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल पूछ रहा है। इसका मतलब लॉजिकली देखो भाई, ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल पूछ रहा है, मतलब पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल पूछ रहा है तो, और पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल पूछ रहा है तो अपन को पहले पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले अपन पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं यहाँ पे। पेयर ऑफ लाइंस मतलब ओ ए ओ बी, तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूंगा, इसको और इसको होमोजेनाइज कर दूंगा। होमोजेनाइज कैसे करोगे, यहाँ से वन की वैल्यू निकालोगे। हमेशा ध्यान रखना, वन कैसे निकालते हैं अपन, कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसा होता है वाई से डिवाइड कर देंगे, बोलेंगे सर वन आ गया, वन ऐसे भी आएगा, है ना? तुम आधा सोच रहे हो, वन ऐसे भी आएगा लेकिन गलत है। अपन वन कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट से डिवाइड करके, बिकॉज मेरे को एक्स और वाई ऊपर चाहिए, नीचे आ जाएगा तो होमोजेनियस नहीं बनाएगा। तो मैं किससे डिवाइड कराऊंगा इस इक्वेशन को, -4 से। तो -y/4 इज इक्वल टू -3x/4, कॉन्स्टेंट से डिवाइड करा, आ गया ये वन, वन की वैल्यू लिख दो, कितना हो जाएगा 3x - y/4। चलो अब इसको मैं होमोजेनाइज करता हूँ, ये तो 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, -4x, वन की जगह में क्या लिखूंगा, 3x - y/4 -3y, 3x - y/4 -1, 3x - y/4 का होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, इसको ओपन करा लो। क्या करें, या ओपन भी कराने का जरूरत नहीं, देखो ओपन कराने में टाइम वेस्ट होता है। तुम्हें भी पता है एट द एंड तुम्हें tan थीटा निकालना है। tan थीटा में तुम क्या लिखोगे, देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस, यही था ना, tan थीटा इज ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। मुझे x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, मुझे y स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, और मुझे एक्स वाई का कोफिशिएंट चाहिए, है ना? तो यहाँ से डायरेक्टली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही निकालो ना, क्यों इतना मेहनत करें। देखो एक्स स्क्वायर मुझे कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है वन, यहाँ पे दिखेगा -12/4, है ना, x इंटू एक्स, ये तो फिर एक्स वाई बनेगा। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा जब मैं ए स्क्वायर करूँगा, सो -9/16, ये आ गया अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा ए हो रहा होगा। तो निकाल दो कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर कितना हो रहा होगा, वन, यहाँ पे वाई स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ पे है देखो प्लस का 3/4, और यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा होगा माइनस का 1/16, ये तुम्हारा बी आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बाई 2। एक्स वाई कहाँ मिल रहा है अपन को, यहाँ मिल रहा है, प्लस का 4/4, वन हो गया, तो यहाँ मिल रहा है माइनस का 9/4, और यहाँ पे मिलेगा प्लस का 6/4, है ना, 2ab वाला फॉर्म जो आएगा अपने पास। ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, इसको डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये मेरा एच आ गया, ठीक है, आ गए ए बी एच। इसको सिंपलीफाई करने की जगह डायरेक्टली कॉपी कर दो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और एक्स वाई का कोएफिशिएंट बाई 2। अब इसको सिंपलीफाई करके इस फॉर्मूले में डाल दो। आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैंने रैंडम इक्वेशन लिखी, तो हो सकता है आंसर अपना थोड़ा अच्छे फॉर्म में नहीं आएगा। बट नॉर्मली कैसा होता है ना एग्जाम में, इक्वेशन थोड़ा अच्छा होता है तुम्हारे पास, जैसे तुम ए बी और एच निकालोगे तो कहानी बहुत सिंपल बन जाएगी। देखो आया अप्रोच समझ में। अब अगर मान लो ये एंगल 90 डिग्री का बनता होगा राइट एंगल, तो अपन को यहीं से दिख जाएगा a प्लस बी 0 होता है ना, राइट एंगल होता है तो अगर ये एंगल राइट एंगल होगा या फिर थीटा 90 डिग्री का होगा, तो तुम्हें यहाँ से दिख जाएगा a प्लस बी की वैल्यू तुम्हारे पास 0 आ रही होगी। बहुत बार ऐसा भी होता है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट कर देगा और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट लैम्डा,
फॉर विच द एंगल फॉर्म्ड इज अ राइट एंगल। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालूंगा यहाँ से, और उनका दोनों का सम 0 कर दूंगा, बिकॉज उस केस में फिर मेरा राइट एंगल बनेगा ना। याद है ना, अपन ने पेयर ऑफ लाइंस में देखा था कि अगर a प्लस बी 0 होगा, सो नीचे वाला 0 हुआ मतलब ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। सो tan थीटा इनफाइनाइट हो गया, मतलब थीटा तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। सो a प्लस बी 0 होना चाहिए। देखो अब आया समझ में होमोजेनाइजेशन का कंसेप्ट कैसे यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है ना। तो जब भी तुम्हारे पास एक कर्व और उसका एक लाइन के साथ में इंटरसेक्शन है, और उस पॉइंट्स को तुमने किसी, सॉरी, उस पॉइंट्स को तुमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो हमेशा पेयर ऑफ लाइंस निकालनी पड़ेगी तुम्हें। तो उसके लिए हमेशा होमोजेनाइजेशन वाला कंसेप्ट यूज करो। यहाँ हेलो तक सर। बोल। सर अगर एक लाइन की जगह कर्व को दो टैंजेंट्स दिए हुए हैं और फिर वो जो टैंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनसे पीओएसएल निकालना है तो फिर कैसे करेंगे? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। दो टेंजेंट दे दिया, राइट। सो अगर दो टेंजेंट दे दिया तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन नहीं निकाल सकता। नहीं, सर्कल नहीं हो तो क्या होगा बता मुझे, बोलना क्या होगा फिर। मतलब कोई रैंडम कर्व है, कौन सा कर्व, नाम तो बता। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई। कुछ भी ले ले, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तो टी इज इक्वल टू 0 से ही आती हाँ। है ना, चाहे सर्कल हो चाहे ना हो। तो मैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तो निकाल ही सकता हूँ। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ गई तो वो उस कर्व को इंटरसेक्ट कर देना दो पॉइंट्स पे, मुझे तो वो लाइन ही चाहिए। ओके सर। और अगर थैंक यू सर। और अगर 2 डिग्री के अलावा कोई इक्वेशन आई तो वहां मेरा होमोजेनाइजेशन काम ही नहीं करेगा, बिकॉज मैं तो 2 डिग्री में काम कर रहा हूँ। हाँ सर। अब तुम साइन एक्स का ग्राफ दे दोगे मुझे और बोलोगे सर ये एक लाइन की इक्वेशन है, होमोजेनाइज करो, तो ना होगा भैया। ठीक है, थैंक यू सर। पक्का है ना समझ में। तो तुम्हें अगर होमोजेनाइज करना है, होमोजेनाइजेशन करना कब होगा तुम्हें, जब तुम ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की लाइंस की बात कर रहे हो। इसका बात, इसका कंटेक्स्ट क्वेश्चन में होगा तो ही होमोजेनाइज करना है, अदरवाइज कभी नहीं करना है। अब अगर होमोजेनाइज करना है तो तुम्हारे पास एक कर्व का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन गिवन है। इन दोनों के बिना मैं होमोजेनाइज नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक 2 डिग्री कर्व होना चाहिए और मेरे पास एक लाइन होनी चाहिए। या तो लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली देगा या लाइन की इक्वेशन घुमा फिरा के देगा, या कर्व की इक्वेशन घुमा फिरा के देगा। एग्जाम्पल नंबर, हाँ। तो अभी अपन वापस सर्कल्स पे चलते हैं। देखो सर्कल्स का लास्ट क्लास में अपन आई थिंक टेंजेंट्स की बात कर रहे थे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की। तो सर्कल का कोई भी अगर टेंजेंट होता है, so a tangent is a line that touches the circle, and this point is called as point of tangency. इस पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, so it will be known as a normal, and then the same point of tangency will be known as a feet of the normal in terms of normal अगर मैं बात करूँ। सर्कल का नॉर्मल का खास बात क्या हो जाता है, सर्कल का नॉर्मल विल ऑलवेज पास थ्रू दी सेंटर। नॉर्मल तो मैं किसी भी कर्व में बना सकता हूँ, ऐसा भी कर्व क्यों ना हो, किसी भी कर्व में एक टेंजेंट बनाओ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, मेरी नॉर्मल हो जाएगी। सो नॉर्मल तो मैं किसी भी कर्व में बना सकता हूँ, लेकिन सर्कल में नॉर्मल की खास बात क्या हो जाती है, नॉर्मल दोबारा जो है तो तुम्हारा सेंटर से ही पास करेगा हमेशा ना। टी इज इक्वल टू 0 मैंने बताया था क्या लास्ट क्लास में टेंजेंट का इक्वेशन के लिए, बताया था ना, ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो अपन बाकी चीजें भी निकाल लेते हैं। So, देखो कुछ कुछ चीजें होती है जो तुम्हारे हर कोने के हर 2 डिग्री इक्वेशन के लिए सेम रहता है। पहला, अगर तुम्हारे पास उस कोने के ऊपर कोई पॉइंट पता है x1 y1,
उस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन तुम t इज इक्वल टू 0 से निकाल सकते। t इज इक्वल टू 0 इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, x स्क्वायर की जगह x x1 रखोगे, y स्क्वायर की जगह y y1 रखोगे, राइट, x की जगह x प्लस x1/2 एंड सो ऑन। तो वो जो तुम्हारा टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं अपन, वो तुम किसी भी कोने के लिए लगा सकते हो, मतलब सर्कल को तो लगेगा लगेगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब जगह लगेगा। सो अगर तुम्हारे पास कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है x1 y1, सो t इज इक्वल टू 0, तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन निकाल देगा। ध्यान रखना ये मैं कब यूज करूंगा, जब x1 y1 मेरा पॉइंट गिवन है जो कर्व के ऊपर लाई करता है। सेकेंड वन इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है? ये मान लो मैं सर्कल्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं अभी, है ना, बट अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो तुम किसी भी कोने के लिए भी लगा सकते हो। ये अपन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी करेंगे, वहां पे भी दोबारा सिखाऊंगा मैं। तो अभी अपन सर्कल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं फिगर सर्कल का बना रहा हूँ। तो देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मान लो कोई मेरे पास पॉइंट है P विच इज इन द आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अभी सर्कल के आउटसाइड है, तो हमें पता है कि यहाँ से हम दो टेंजेंट्स बना सकते हैं सर्कल। फ्रॉम एनी एक्सटीरियर पॉइंट you can draw two tangents. Now, इस P पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट्स बनाऊंगा, तो ये दोनों टेंजेंट्स किसी ना किसी पॉइंट पे टच करेंगे। सो दीज विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज A एंड B, है ना। और अपन ने एक टेंजेंसी के थ्योरम भी देखा था कि PA और PB का वैल्यू भी बराबर आता है ना। एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाओगे तो हमेशा इक्वल होंगे ना। अभी अपन क्या कर रहे थे, हाँ, PA और PB। सो अभी A और B मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। अगर मैं A और B को ज्वाइन कर देता हूँ, इफ आई ज्वाइन A और B, तो देखो मेरे पास एक कॉर्ड बन जाएगी, एंड दिस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। शॉर्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या हुआ, कॉर्ड बननी चाहिए, कॉन्टेक्ट मतलब टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उनको ज्वाइन करने के बाद। सो दिस कॉर्ड विल बी नोन एज COC और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखो ये जो मेरे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आया है ना, AB, ये किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आया है, P पॉइंट के रेस्पेक्ट में आया है। अगर मैं कोई और पॉइंट लूंगा तो मेरे पास कोई और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा। सो कभी भी आप अगर एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाओगे, तो उन दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ कॉर्ड, एंड दिस कॉर्ड विल बी नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो इक्वेशन है वो भी कैसे निकलेगा, t इज इक्वल टू 0 से निकलेगा। t इज इक्वल टू 0 मतलब वही ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स स्क्वायर की जगह आप x x1 लिखोगे, y स्क्वायर की जगह y y1 लिखोगे, एंड सो ऑन। यहाँ पे x1 y1 ही हो जाएगा। तो देखो x1 y1 की लोकेशन के अकॉर्डिंग t इज इक्वल टू 0 बताएगा क्या निकाल रहा है वो। अगर x1 y1 बाहर वाला पॉइंट लोगे तो t इज इक्वल टू 0 तुम्हें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल के देगा। अगर x1 y1 सर्कल के ऊपर वाला पॉइंट लोगे तो t इज इक्वल टू 0 तुम्हें टेंजेंट निकाल के देगा। तो ये ध्यान रखना, p पॉइंट के अकॉर्डिंग t इज इक्वल टू 0 अपना नेचर चेंज कर लेगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास टेंजेंट, ये हो गया अपने पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। थर्ड वन इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन पूछे। पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब ये आपने P पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई ना, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स बनाओगे, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में PA और PB का पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सो लॉजिकली तो करना क्या, आपको PA निकालो PB निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन आ जाएगा, राइट। इसी इक्वेशन को आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, SS1 इज इक्वल टू T स्क्वायर से। S क्या होगा, तुम्हारा कर्व का इक्वेशन, S1 क्या होगा, कर्व के इक्वेशन में x1 y1 पुट कर दो, T क्या होगा, जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने बोला कि ये मेरा एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल, है ना। और कोई एक पॉइंट ले लो P, मैंने बोला 1, -2। सो 1, -2 से मेरे को पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी है, मतलब 1, -2 से आपने ऐसे दो टेंजेंट्स बनाई होंगी, इन दोनों टेंजेंट्स का मुझे इक्वेशन लिखना है।
तो आप कैसे लिखोगे? एस क्या होता है? एस होता है आपका कर्व का इक्वेशन। अभी देखो मैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली कर्व को ही लिख दो, जो कर्व है वही तुम्हारा एस है। ये हो गया एस। S1 क्या होता है? कर्व की इक्वेशन में ये पॉइंट डाल दो, लाइक S1 नीचे 1 लगाया ना, 1 लगाया मतलब x1 y1 वाले पॉइंट डाल दिए। तो देखो S1 तुम्हारा हमेशा कांस्टेंट आएगा, बिकॉज ये पॉइंट तुम इसमें डाल रहे हो ना, ये पॉइंट डाल दोगे तो कांस्टेंट बन जाएगा। कितना हो जाएगा देखो, 1 + 4, 1, -2 डाल दो इस इक्वेशन में। हो गया S1 इज इक्वल टू p, कितना हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन, x स्क्वायर की जगह अपन लिखेंगे x(x1), x1 कितना है 1, सो x, y स्क्वायर की जगह y(y1), 2x की जगह x + x1 -4 y + y -6। देखो ये होगा ना t, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो तुम्हारे पास एक 2 डिग्री इक्वेशन आएगा। दैट 2 डिग्री इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। सो कभी भी तुम्हारे पास अगर टेंजेंट का इक्वेशन पूछेगा तो t = 0, प्रोवाइडेड अगर मेरे पास x1 y1 पॉइंट है। t = 0 अगर पॉइंट बाहर होगा तो मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल के दे देगा। पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी होगी तो SS1 = t²। s क्या होता है? कर्व का इक्वेशन। S1 क्या होता है? कर्व के इक्वेशन में पॉइंट डाल दो, t तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ होता है तुम्हारे पास chord with a given midpoint। chord with a given midpoint का मतलब क्या हुआ कि मानो तुम्हारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में एक chord दिया हुआ है, उस chord का मिड पॉइंट तुम्हें दे दिया, ठीक है? क्या होगा? chord होगा और chord का मिड पॉइंट गिवन होगा। chord का मिड पॉइंट गिवन है तो मैं chord की इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ से। chord की इक्वेशन अपन क्या लिखेंगे? t = s1। t = s1 करोगे तो तुम्हारे पास chord का इक्वेशन आ जाएगा। s1 के लिए अपन को x1 y1 पॉइंट चाहिए होगा, वो अपना chord का मिड पॉइंट होगा। सो अगर तुम्हारे पास किसी भी chord का मिड पॉइंट गिवन है तो t = s1 लगाने से तुम उस chord की इक्वेशन निकाल सकते हो। वंस अगेन वैलिड फॉर ऑल कोनिक्स, ठीक है? t = s1, अगर पॉइंट तुम्हारे पास chord का मिड पॉइंट है तो t = s1 क्या निकाल देगा तुम्हें? chord की इक्वेशन निकाल देगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। This one is the last, only valid for circles। क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई सर्कल है, जैसे सर्कल का इक्वेशन है s = 0, अपने पास यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 y1। अगर मैं यहाँ इस पॉइंट से बनाऊंगा तो मेरे को दो टेंजेंट्स बनती है ना, लेकिन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ तो बराबर ही आता है। सो अगर मुझे ये लेंथ निकालना होगा पी ए, राइट? सो पी ए का लेंथ कितना हो जाता है? पी ए का लेंथ हो जाता है √s1। पी पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में डाल दो और उसका रूट निकाल दो। ये जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास हमेशा एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ आएगा, राइट? मतलब पी ए का लेंथ आएगा। किस पॉइंट से तुमने टेंजेंट बनाई है, उस पॉइंट से लेके फुट ऑफ टेंजेंसी तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस आ जाएगा √s1 से। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ सर्कल्स में लगेगा, इसको पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में मत लगाना। वहां पे अगर टेंजेंट का इक्वेशन आएगा तो वहां पे अपन टेंजेंट का इक्वेशन फॉर्मूले से निकालेंगे। पी पॉइंट निकालना होगा और फुट ऑफ टेंजेंसी निकालना होगा, या पॉइंट ऑफ टेंडेंसी। यहाँ पे तो डायरेक्टली आप √s1 बोल सकते हो। देखो ये सारी इक्वेशंस हुई ना क्लियर? अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल रहा हूँ, पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूँ, या कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ, चारों ही तुम्हारे हर कोनिक के लिए ट्रू होल्ड करेगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट तुम्हारा सिर्फ सर्कल के लिए करेगा। टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में सिर्फ पी का लोकेशन के अकॉर्डिंग t = 0 अपना आंसर निकालता है। पी अगर बाहर होगा किसी भी कोने के लिए तो t = 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेगा। अगर कर्व के ऊपर होगा तो टेंजेंट निकालेगा। SS1 = t² इज बेसिकली तुम्हें 2 डिग्री इक्वेशन मिलेगा, किसका? दोनों टेंजेंट्स का।
दोनों टेंजेंट्स का पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन आ जाएगा। t इज इक्वल टू s1 तुम्हें हमेशा कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट की इक्वेशन निकाल के देगा। t इज इक्वल टू s1 देखो कौन से वाले एग्जांपल्स में यूज करना होता है। जब जब भी तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में दिखे ना कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, तो समझ जाना कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट t इज इक्वल टू s1 तो निकाल ही दो। जब भी तुम्हें दिया हुआ हो कि कॉर्ड का मिड पॉइंट इज दिस, ठीक है। चलो अभी अपन इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी देखो कैसे कैसे अपन डिसाइड करते हैं। तो लास्ट क्लास में भी तुम लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर टेंजेंट का इक्वेशन कौन सा यूज करना है, तो हमेशा कंफ्यूजन होता है। एक होता है टी इज इक्वल टू जीरो, जो होता है x1 y1, राइट। एक होता है डेरिवेटिव वाला। दोनों ही केस में तुम्हें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के फॉर्म में आंसर आता है। तो मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन होना चाहिए या फिर उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो मैं वाला फॉर्म यूज करूंगा। अदरवाइज फिर मैं स्लोप वाला फॉर्म यूज करता हूँ, y इज इक्वल टू mx वाला। So tangent to the curve y is equal to x square plus 6 at a point 1,7 touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c is equal to 0 at a point 2, 5, q। ठीक है। अब देखो बोल क्या रहा है वो कह रहा है टेंजेंट है जो इस कर्व पे बनी है, लाइक जो भी कर्व होगा, मेरे को नहीं मालूम क्या कर्व, ठीक है। इस कर्व के ऊपर मैंने एक टेंजेंट बनाई, तो ये ऐसी टेंजेंट कर्व है, ये इसका 1,7 पॉइंट है। इस 1,7 पॉइंट पे मैंने ये कर्व है, मेरे पास कर्व का इक्वेशन भी यहाँ पर लिखो। इस पे टेंजेंट बनाई, मैंने इसको टच करनी होगी। इसकी जो टेंजेंट है इट आल्सो टचेस दी सर्कल। ये जो सर्कल है इसको यहाँ पे टच कर रहा है, तो कहाँ पे टच कर रहा है, क्यू पॉइंट पे। सर्कल का इक्वेशन ये है, हमें क्यू निकालना है। देखो अभी सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सर्कल दिखा तो सर्कल का सेंटर सबसे पहले निकालते हैं, राइट। वो हमेशा एक आदत डालो, निकालना ही निकालना है, मैं ग्राफ बना के प्लॉट करना ही करना है मुझे। सेंटर कितना हो जाएगा, -8,6, -8,-6। रेडियस कितना हो जाएगा, 100 - c, है ना। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। सेंटर पॉइंट क्यू, ये परपेंडिकुलर भी होगा, मेरे को पता है। अब उसको बाद में देखेंगे अपन क्या होता है। अभी देखो, अब इधर पीछे आओ, ये लाइन टेंजेंट है, इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल। ये इस कर्व की भी टेंजेंट है। अब देखो कर्व दिया हुआ है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है मुझे। सो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है, तो देखो मेरे को दिख रहा है 2 डिग्री कर्व है ना। तो मैं या तो t इज इक्वल टू 0 लगा सकता हूँ, या फिर मैं डेरिवेटिव वाले से भी कर सकता हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो लगाओ, राइट। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। एग्जाम में मैं तो इसको डिफरेंशिएशन से करूंगा। डी वाई बाई डी कितना हो जाएगा, 2x। x कितना है 1, स्लोप कितना हो गया 2। 1,7 पे लाइन की इक्वेशन लिख दो, y-7 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस का 2 प्लस का 5। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। देखो आ गया लाइन का इक्वेशन। तो मेरे पास ये लाइन का इक्वेशन भी आ चुका है, इसकी लाइन तो खत्म हो गई। तुम चाहो तो देखो इसमें t इज इक्वल टू 0 भी लगा ही दो, दिखाई देता हूँ। इसमें t इज इक्वल टू 0 लगाओ। सो y की जगह तुम क्या लिखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन में y प्लस y1/2 इज इक्वल टू x की जगह क्या लिखोगे, x(x1), 6 की जगह 6 रहेगा। x1 कितना है 1 और y1 कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस 7/2 इज इक्वल टू x प्लस 6। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, y प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 12। आ गया ना भाई, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, सेम इक्वेशन ही आएगी। या फिर अगर तुम्हें वैसे नहीं करना, पर आगे जाके देखेंगे भाई, ये पैराबोला भी है भाई, तो पैराबोला की भी टेंजेंट की इक्वेशन होती है, वो भी लगा सकते हैं। कुछ भी कर लो, मेरे को तो 1,7 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन था,
तो मुझे मालूम है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के रेस्पेक्ट में दो ही चीजें होती है मेरे पास, डेरिवेटिव कर सकता हूँ या फिर t इक्वल टू 0 लगा सकता हूँ। देखो यहाँ तक समझ में आया ना। तो अभी मैंने ये टेंजेंट भी निकाल दी। अभी करना क्या अपन को, एक तो देखो यहाँ पे सी अननोन दे दिया उसने कुछ तो भी, ठीक है। अब उसी का तो अपन कुछ नहीं कर सकते, अननोन दिया है तो दिया है। हाँ, सी अननोन है ना, इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन जा रही होगी यहाँ से, सेंटर तो मेरा फिक्स्ड है, सोच के देखो, अगर सेंटर मेरा फिक्स्ड है और ये लाइन भी मेरी फिक्स्ड है, तो सर्कल भी मेरा फिक्स्ड ही होगा ना एक, है ना। अगर मैं रेडियस छोटा करूंगा तो मेरा सर्कल बनेगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब रेडियस भी मेरा फिक्स्ड होगा, रेडियस फिक्स्ड होगा मतलब यहाँ देखो, यहाँ तो सी आ रहा है, इसका मतलब सी भी कांस्टेंट है, सी की भी कोई एक यूनिक वैल्यू ही होगी जिस वैल्यू के लिए ये लाइन टेंजेंट बन गई होगी। अब कर लो, ये लाइन तुम्हारी टेंजेंट बननी चाहिए, तो कैसे कैसे कर सकते हो, सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस जो होगा वो आर आएगा, है ना। सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस जो होगा वो आर आएगा, वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो -8,6 से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल दो, कितना हो जाएगा, -8,6 से इसका डिस्टेंस, इसको वैसे लिख लो, y -2x -5 0, ये है ना। अब r कितना हो जाएगा, r है अपना 100 - c, ये किसके बराबर होगा, -8,6 इस लाइन का डिस्टेंस, कितना हो जाएगा, -6 + 16 - 5 अपॉन √5, ये कितना हो जाएगा, -11 √5 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 - c = 25, तो c कितना हो जाएगा, 75। चलो c भी आ गया 75, तो रेडियस भी आ गया 5। सर सी 95 आएगा ना। अरे वाह यार, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आया था, अच्छा √5 आया था, बिल्कुल सही बात है, मेरा गलती। तो सी अपने पास 95 आया, तो 95 आया तो रेडियस अपने पास √5 आया, अभी ठीक है ना, है ना। सो रेडियस आ गया अपने पास, अब क्या निकालना, क्या बचा अपने पास, अच्छा पॉइंट क्यू निकालना है। अब पॉइंट क्यू कैसे निकालेंगे, चलो पॉइंट क्यू को क्या करता है, x1 y1 ले लेते हैं। अब ये x1 y1 मुझे निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ पॉइंट क्यू, बहुत सारे अप्रोचेस है पॉइंट क्यू निकालने के। सर m1 m2 = 0, नहीं m1 -1 इसका m1 m2, अच्छा इसका स्लोप निकाल दोगे, तो x1 हाँ, y1 में एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी और फिर x1 y1 को लाइन में पुट कर दो, सेम ही आएगा, तो फिर t = 0 डाल दो। तो x1 y1 को लाइन की इक्वेशन में डाल सकते हो, x1 y1 को सर्कल की इक्वेशन में भी तो डाल सकते हो, है ना। इसका स्लोप -1 होगा, वैसा भी कर सकते हो। x1 y1 के अबाउट टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, राइट। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगा, t = 0 से, और इस लाइन से कंपेयर करा, तो बहुत सारे तरीके अपने पास x1 y1 निकालने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा वाला यूज कर रहा हूँ, मैं x1 y1 से टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो ये मेरा 2 डिग्री इक्वेशन है ना, टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x(x1) + y(y1) + 8 * x + x1 + 6 * y + y1 + c कितना था अपना, 95। अभी x के कोएफिशिएंट को एक साथ कर लो, x1 + 8 + y(y1 + 6 + 8x1 + 6y1 + 9, ये है अपना टेंजेंट का इक्वेशन। जबकि हम तो कह रहे हैं हमारा टेंजेंट का इक्वेशन ये होना चाहिए, मतलब -2x प्लस का y माइनस का 5 = 0, दोनों को कंपेयर करा दो। सो x के कोएफिशिएंट x1 + 8 अपॉन -2, y का कोएफिशिएंट y1 + 6 अपॉन कांस्टेंट टर्म, राइट। कैसे भी सॉल्व कर लो, तुम्हारी इच्छा है। अब यहाँ से देखो x1 y1 में एक रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से x1 y1 में एक रिलेशन आ जाएगा, इनको सॉल्व करने से अपन को x1 और y1 मिलता है।
मैंने यहाँ पे टेंजेंट की क्वेश्चन लिख के इसके साथ में कंपेयर करा दिया, जिसमें मैंने बोला तो मैं इस पॉइंट को इस लाइन में डाल दो, इस पॉइंट को सर्कल में डाल दो, वहां से भी दो इक्वेशन आएगी, उनको भी यूज कर सकते हो। इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, राइट। वहां से भी तुम्हारे पास एक कंडीशन आ जाएगी एक्शन लागू में, तो कैसे भी कंडीशंस निकाल के सॉल्व कर लो। देखो आया समझ में कैसे अपन ने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सॉल्व किया। यस। चलो अगला करते हैं फिर कुछ। एग्जाम्पल नंबर 2। A circle passing through (1, -2) and touching x-axis 3, 0 also passes through जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये तो। देखो 2013 का क्वेश्चन है। A circle passing through 1, -2 and touching the x-axis at 3, 0 also passes through which of the following points? Circle passing through 1, -2 and touching the x-axis at 3, 0 फिगर बनाएंगे हमेशा सबसे पहले। तो फिगर बनाओगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। कई बार होता है ना, अपन बोलते हैं कि सर बहुत लंबा हो गया मेरा सॉल्यूशन, बहुत लेंथी हो गया। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि अपन ने फिगर बना के देखा ही नहीं होता, वरना कई बार ना बहुत चीजें अपनी मिस आउट हो जाती है। अभी क्या बोल रहे हैं, सर्कल 1, -2 से पास कर रहा होगा। 1, -2 मतलब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, और एक्स को टच कर रहा है 3, 0 पे। तो ये सर्कल कुछ अपना ऐसा होता होगा। वाई को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे को अभी तक तो नहीं पता है, लेकिन एक्स को टच कर रहा होगा 3, 0 पे फॉर श्योर। नीचे बनेगा बिकॉज 1, -2 से पास भी कर रहा होगा। तो यहाँ पे कहीं पे ले लो। इसका जो सेंटर होगा दिस इज 3, राइट। सो जितना रेडियस होगा उतना ही मेरा वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो अल्फा कॉमा माइनस आर होगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा माइनस आर होगा, इसलिए आर होगा रेडियस, और अल्फा 3 होगा, सॉरी। ये 3 है तो इसका भी एक 3 रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा ना इसके। तो देखो 3, 0 मैंने यूज कर लिया ना, अब तो पूरा का पूरा ये सेंटर निकल गया मेरा यहाँ पे 3, माइनस आर। अब 3, माइनस आर अगर मेरा सेंटर है तो मेरी इक्वेशन भी लिख लेता हूँ मैं एक बार। x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2RY इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सिर्फ एक आर अननोन है, बाकी तो सब पता है मुझे इस इक्वेशन में। अब इक्वेशन में एक और चीज दिया मुझे, 1, -2 से भी ये सर्कल पास होता है। सो 1, -2 इसको फुलफिल भी करेगा। इसको फुलफिल करेगा तो x की जगह 1 डाल देते हैं, x की जगह 1 और y की जगह -2। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 + 5 5 सो r आ गया यहाँ से 2 है ना। इसको सॉल्व करके R2 आ गया तो देखो मेरे पास पूरी इक्वेशन आ गई। इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x, R2 है तो प्लस का 4y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ये मेरा सर्कल आ गया। So, अब सर्कल क्या पूछ रहा है, ऑल्सो पासिस थ्रू विच ऑफ दीज 4 पॉइंट्स। तो चेक करना है, देखो ये मेरा नीचे है तो x तो मेरा, y मेरा पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता है, तो मैं इस ऑप्शन को चेक नहीं करता। x पॉजिटिव y नेगेटिव, इनको चेक करता हूँ, बी और सी में से ज्यादा प्रोबेबल है आंसर आने का। सो 2, -5 अगर डालूंगा तो 2, -5 तो ये हो जाएगा 4। चेक ही करना पड़ेगा बल्कि, 25 -12 -20 प्लस 9 32, तो कितना हो गया 29। ये तो नहीं है। अब 5, -2 डाल दूंगा तो 25 प्लस 4 -13 -8 प्लस 9 ये 38 हो रहा है। ये कितना हो रहा है 39, 29 और 9 38 बिल्कुल हो रहा है। ये 0 है ना, ये वाला पॉइंट अपना फुलफिल कर देगा। आया ना आंसर इसका। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 मैंने कौन सा करा रहा था। हाँ देखो, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है। टू डिस्टिंक्ट chords from the point P, Q। देखो मैं यहाँ पे सारे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना। अगर इजी वाले बेसिक वाले जो है मतलब तुम असाइनमेंट सॉल्व करोगे या मॉड्यूल सॉल्व करोगे या फिर तुम PYQs में करोगे तो वो आराम से हो जाएगा। वो वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ जहाँ पे नॉर्मली तुम फंस जाओ। Bicycle by exercise। ठीक है, ऑप्शन में P और Q में क्या मैं लिख ही देता हूँ ऑप्शन। P square is equal to Q square, P square is equal to Q square, so P square is less than Q square, square is larger। देखो इसको ट्राई करो पहले फटाफट से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टू डिस्टिंक्ट chords फ्रॉम द पॉइंट P, Q on this on circle x square plus y square is equal to px plus qy are bisected by x axis, then फिगर बनाओ, फिगर बनाना मत भूलना, फिगर बनाओगे तो बहुत चीजें दिखेंगी।
two distinct chords from the same p comma q and circle x square plus y square is equal to px plus py are bisected by x-axis. Sorry. देखो पी और क्यू पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो सर्कल की इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है. पी डालो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. सर्कल के ऊपर है ये पॉइंट. हमारे पास कोई सर्कल है और सर्कल के ऊपर हमारे पास कोई पॉइंट है पी कॉमा क्यू. सर्कल का इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस px माइनस qy इज इक्वल टू 0. ठीक है. वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस सर्कल पे तुमने दो टेंजेंट्स बनाई है. सॉरी, इफ टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स, इससे दो अलग अलग कॉर्ड्स बनाई तुमने. दोनों की दोनों कॉर्ड्स का कहानी क्या हुआ है, बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस. ऐसे ले लो कोई बात नहीं. तो ये मेरी एक्स एक्सिस है. इसने क्या किया, इन दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया है. अब मुझे कुछ तो कंडीशन निकालनी है. अब देखो मुझे यहाँ पे क्या दिखा, सबसे पहले कॉर्ड दिखा और कॉर्ड का मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट हो रहा है. देखो है ना, तो कॉर्ड का मिड पॉइंट आ गया. अरे मैं कहता कॉर्ड दिखे मिड पॉइंट दिखे, कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट लगा दो. राइट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा ले लो. ठीक है. सॉरी, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो वाई तो जीरो ही होगा, तो अल्फा कॉमा जीरो ले लो इस पॉइंट को. ठीक है, इस पॉइंट को मैं ले लिया अल्फा कॉमा जीरो. अल्फा कॉमा जीरो ले लिया, ये मिड पॉइंट है ना इसका, तो मैं इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकता हूँ. कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे अपन, t इज इक्वल टू s1. यही होगा. सो अल्फा कॉमा जीरो के लिए t इज इक्वल टू s1 लगा दो. t कितना हो जाएगा, x x1 प्लस y y1 तो जीरो हो जाएगा माइनस p x प्लस x1 बाई टू माइनस q y प्लस y1 बाई टू. ये तो हो गया t इज इक्वल टू s1. s1 क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा जीरो डाल दो, अल्फा स्क्वायर y तो जीरो है माइनस p अल्फा. ये आ गया कॉर्ड का इक्वेशन. इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं. सो 2 अल्फा x माइनस पी एक्स माइनस पी अल्फा. 2 से मल्टीप्लाई कराया है, 2y इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 पी अल्फा. ठीक है. अब ये बन गई अपनी कॉर्ड की इक्वेशन. देखो अब हमें क्या मालूम है, हमारी जो कॉर्ड है वो पी कॉमा क्यू से पास भी कर रही होगी. दिख रहा है ना, कॉर्ड अपनी पी कॉमा क्यू से पास कर रही है. तो पी कॉमा क्यू उस लाइन की इक्वेशन को फुलफिल करेगा. लाइन की इक्वेशन तो ये है, तो इसको फुलफिल करा दो पी कॉमा क्यू से. तो एक्स को पी और वाई को क्यू डालो. डालो यहाँ पे एक्स को पी और वाई को क्यू. सो 2 अल्फा पी माइनस एक्स को पी, तो पी अल्फा है, वाई को क्यू, ये बनेगा. यहाँ पे अननोन क्या है, अल्फा है ना, बिकॉज अल्फा तो अपन ने एज्यूम किया था. इसको रीअरेंज करो वापस से, तो मेरे पास बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर, ये माइनस पी अल्फा इधर आएगा तो प्लस का पी अल्फा, सो माइनस का पी अल्फा, ये 2 पी अल्फा भी है. अच्छा, तो माइनस का 4 पी अल्फा माइनस का 3 पी अल्फा, और ये जाएगा प्लस का ये है ना मेरे पास 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 पी अल्फा प्लस पी स्क्वायर प्लस
देखो यहाँ पे तो अपन क्या किया, अपन ने सबसे पहले मिड पॉइंट देखा, कॉर्ड की इक्वेशन निकाली, फिर अपन को देखा कि अरे कॉर्ड तो पी कॉमा क्यू से पास करेगा, तो मैंने पी कॉमा क्यू फुलफिल भी करा दिया उसके अंदर। अब मुझे तो कुछ और निकालना था। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है अपने पास, दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स बनेंगी। इसका मतलब ऐसी दो कॉर्ड बनेंगी जो एक्स से डिवाइड होती होंगी। इसका मतलब अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी ना, एक अल्फा वन यहाँ पे आएगा, एक अल्फा टू यहाँ पे आएगा, है ना। उसने क्या बोला है, दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स है, दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स है, इसका मतलब अल्फा और अल्फा वन और अल्फा टू की दो वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे भी देखो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास अल्फा में क्वाड्रेटिक बना हुआ है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक की दो रूट्स आनी चाहिए, क्योंकि दो रूट्स आएंगे भी, एक अल्फा वन आएगा और एक अल्फा टू आएगा। तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलना पड़ेगा अपन को, लार्जर देन जीरो। देखो आया ना बच्चा लोग समझ में, ये अल्फा में जो क्वाड्रेटिक बना है इसका डिस्क्रिमिनेंट लार्जर देन जीरो होना चाहिए, बिकॉज मेरे पास दो अल्फा आनी चाहिए, अल्फा वन और अल्फा टू, दो वैल्यूज आनी चाहिए, बिकॉज ये तो उसने क्वेश्चन नहीं बोला था मुझे। तो अभी मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट लार्जर देन जीरो कर देता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी इज लार्जर देन जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, नाइन पी स्क्वायर माइनस का एट पी स्क्वायर माइनस का एट क्यू स्क्वायर इज लार्जर देन जीरो। तो अपने पास हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का एट क्यू स्क्वायर इज लार्जर देन जीरो। तो अपने पास आ जाएगा पी स्क्वायर इज लार्जर देन एट क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर इज लार्जर देन एट क्यू स्क्वायर, मतलब अपना आंसर हो जाएगा डी फॉर डेल्टा। देखो अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया, कि मैं क्वेश्चन को टैकल कैसे कर रहा हूँ या फिर मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में भी अपन को सेम करना है। मैंने फिगर बनाया सबसे पहले, फिगर बना के मैं देखा कि यार मेरे को कॉर्ड्स का एक्स एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है, तो मुझे मिड पॉइंट दिखा। वहां से मेरे को चमका कॉर्ड भी था गिवन, मिड पॉइंट की इक्वेशन लगाता हूँ। उसके लिए मैंने मिड पॉइंट पे अल्फा कॉमा जीरो अज्यूम किया है, तो अल्फा अपना वेरिएबल था। फिर मेरे को कॉर्ड की इक्वेशन, मेरे को दिखा कॉर्ड की इक्वेशन पी कॉमा क्यू से पास करा, तो मैंने पी कॉमा क्यू से पास करा दिया। फिर मेरे पास अल्फा में क्वाड्रेटिक आ गया, फिर मेरे को मालूम है अल्फा की दो वैल्यूज आनी चाहिए, अल्फा वन और अल्फा टू। तो उस क्वाड्रेटिक का दो रूट आना चाहिए, तो फिर मैंने डिस्क्रिमिनेंट को लार्जर देन जीरो कर दिया। देखो everything that comes later, right, वो ऑटोमेटिकली निकलती जा रही है पीछे वाले से, है ना। ऐसा नहीं कि जब मैंने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन देखते ही मुझे मालूम था कि मुझे क्या क्या चीजें करनी, कैसे कैसे मैं आंसर निकालता जाऊंगा। मैं भी स्टेप बाय स्टेप करता गया और आंसर निकलते गए। यही चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कि जब तुम क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत बार ऐसे देखो, इजी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें देखते दिख रहा हो क्या करना है, लेकिन जैसे इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं बना पाओगे, कैसे कैसे करके आंसर निकालना है। स्टेप बाय स्टेप आप यूज करते जाओगे तो आप फाइनल अपने कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फिगर बनाओ और धीरे धीरे करके निकालते जाओ, सब आंसर्स आएंगे। क्लियर है ना ये वाला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फोर। if OA and B are tangents to x square plus y square minus का 6y minus का 8y plus 21 is equal to 0. So origin O and AB। देखो कैसे निकालोगे इसका आंसर। O and OB are tangents drawn to x square plus y square minus का 6x minus का 8y plus का 21 is equal to 0 from the origin. You have to find the length of AB। सबसे पहले फिगर बनाओ।
ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बोल रहे कि ओ भी आपने टेंजेंट बनाई है, ये आपका कोई सर्कल है तो सेंटर भी लिखो इसका, 3,4 इसका सेंटर है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 9 + 16 माइनस का 2 रेडियस, सो रेडियस भी लिखिए 2। वो कह रहा है ए बी को अगर मैं ज्वाइन करूँ, ए बी का डिस्टेंस निकालना, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस, अब देखो ए बी का डिस्टेंस निकालना है ना, तो बहुत सारे तरीके हैं, दिमाग में क्या क्या स्ट्राइक करता है अपन को। अपन को स्ट्राइक करता है ए बी का डिस्टेंस पूछा है तो पॉइंट ए पॉइंट बी निकालना, सबसे पहले वही स्ट्राइक करता है, पॉइंट ए पॉइंट बी निकालना। और पॉइंट ए पॉइंट बी निकालने के लिए मुझे, अगर ये ए बी का इक्वेशन आ जाएगा तो पॉइंट ए पॉइंट बी भी निकल जाएंगे, सर्कल के साथ में सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। ए बी का इक्वेशन निकालने के लिए ओ के रेस्पेक्ट में अगर देखो तो ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ए बी, है ना। सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन कैसे आ जाएगी, पी इज इक्वल टू 0 से, है ना। इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकालोगे तुम, पी इज इक्वल टू 0 से, पी इज इक्वल टू 0 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो एक्स x1 की जगह 0, y1 की जगह 0, एक्स स्क्वायर को तुम क्या लिखोगे, पहले मैं लिख देता हूँ, एक्स x1 प्लस y1 माइनस 6 x प्लस x1 बाई 2 माइनस 8 y प्लस y1 बाई 2 प्लस का 21 इज इक्वल टू 0, ये है t इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन। अब x1 y1 को 0,0 पुट कर दो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x1 0 तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, ये माइनस का 4y प्लस का 21 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स और वाई का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव बन सकता है तो क्यों ना बने, आंखों को देखने में अच्छा लगता है एक्स और वाई के कोएफिशिएंट पॉजिटिव, नेगेटिव होता है तो फ्री फोकट का टेंशन आता है। ये रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसे अपने कंफर्टेबल के लिए अपन ने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। चलो अब लाइन की इक्वेशन आ गई तो क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को सर्कल के साथ में सॉल्व कर दो। यहाँ से y की वैल्यू निकाल के डाल रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह में कितना डाल दूंगा, 21 माइनस 3x अपॉन 4, that is 16 इसका स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, 21 माइनस 3x अपॉन 4 प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। देखो ये आ गई ना, लाइन को और सर्कल को सॉल्व कर रहा हूँ एक साथ, लाइन की इक्वेशन को सर्कल में डाल दूंगा तो x1 y1 आ जाएंगे, सॉरी ए और बी पॉइंट्स निकाल रहा हूँ मैं, बिकॉज ए और बी पॉइंट्स आ जाएंगे तो कहानी खत्म ना, फिर मैं बी का डिस्टेंस निकाल दूंगा। तो देखो यहाँ पे ये बन गई एक्स में क्वाड्रेटिक, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 21 माइनस 3 स्क्वायर, ओपन तो कराना ही पड़ेगा, सो 441 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 63 मतलब 126x अपॉन 16, ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 6x, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस का 21, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस का 126x, कितना हो जाएगा, 441 में से माइनस का 21 इंटू 16, सो 21 इंटू 16 है 21 इंटू 21, सो 21 इंटू 5, ये हो गया 105। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, ये आ गया अपने पास x, अब देखो ये मेरे पास x1 y1 होगा और ये मेरे पास x2 y2 होगा, सो ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ से मैं सॉल्व नहीं करूँगा, यहाँ से मेरे को दिख नहीं रहा रूट क्या आएगा, तो मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाऊंगा डायरेक्टली, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लो x2 माइनस x1, तो यहाँ से तुम सम ऑफ द रूट्स निकाल लोगे,
126/25 और x1 x2 निकाल लोगे 105/25। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर माइनस का 4 x1 x2, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 कैसे निकालूंगा? याद है लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था x1 x2 निकालने की जगह अपन डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 3x2 माइनस x1 प्लस 4 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। सो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना होगा 9/16 इंटू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो ये इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, ये मेरा आंसर आ गया। तो पहला अप्रोच मैंने क्या लगाया, पहला अप्रोच मैंने लगाया कि ए और बी पॉइंट से निकाल लेते हैं, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल लेंगे और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को सर्कल के साथ में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोल। सर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं हम? मतलब और इजियर वे है ना कितना? क्या? सर और इतना इजियर वे तो मैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बोला ना अप्रोच वन, अच्छा ठीक। देखो एग्जाम में स्ट्राइक कर जाएगा सारे हमेशा। मैंने वही तो बोला ना अप्रोच वन की सबसे पहले अपन को क्या स्ट्राइक करता है ना। अगर सर्कल की जगह में तुझे पैराबोला बना के दूंगा तो यही अप्रोच है, फिर कोई दूसरा अप्रोच तेरे पास है ही नहीं, हाँ सर। है ना। मैं सर्कल की जगह एलिप्स बना के दूंगा तो यही अप्रोच है। सिर्फ सर्कल वाले केस में तेरे पास दूसरा अप्रोच हो जाएगा, यस सर। क्योंकि सर्कल वाले केस में अपने पास सेंटर होता है, ठीक है। मैं मना तो ना कर रहा हूँ कि अपने पास कोई अप्रोच नहीं है। वेपन्स अपने पास सारे होने चाहिए आर्मरी के अंदर, है ना, बिकॉज एट दी एंड 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वो मुझे 4 नंबर देके जाता है यस सर। ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बार टाइम लेते भी है। आया समझ में, ये वाला अप्रोच भी है ना। अब देखो सर्कल वाले केस में जैसा अभी कुशाग्र ने भी बोला, अपने पास एक और तरीका होता है राइट, बिकॉज अपन टाइम बचा सकते हैं। क्या होता है अपने पास, देखो सर्कल में सेंटर होता है, सेंटर होता है तो क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, right? ये आर है, ये एक्स है, ये एक्स है, right? और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। निकाल दो 3,4 से इस लाइन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये 3,4, सो 9 + 16 माइनस का 21 मतलब 2, सॉरी 4, 4/√5, 4/5 आ गया डिस्टेंस। आर कितना दिया हुआ है 2, तो एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारे पास पाइथागोरस थ्योरम से √4 माइनस 4² / 25, विच इज हाउ मच 3/5। और मेरा आंसर क्या होगा 2x, यही बोल रहा था ना, हाँ सर। है ना? बिल्कुल। तो देखो सर्कल वाले केस में अगर मुझे कॉर्ड की लेंथ निकालनी तो मेरे पास एक और तरीका है ना, अपनी बेसिक प्रॉपर्टी की, सर्कल का सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे कॉर्ड पे तो बाइसेक्ट कर देगा, तो वहां पे अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है ना। क्लास 10th में अपन ने ऐसे कॉर्ड की लेंथ निकाली है बहुत सारी। सो दिस अप्रोच से अपना आंसर जल्दी आ जाएगा। लेकिन एज आई सेड, सबसे पहले अपन को स्ट्राइक करता है नॉर्मली ए और बी पॉइंट्स। अगर वैसे जाओगे तो ऐसे सॉल्व होगा। अगर सर्कल की जगह कोई और कर्व हो जाएगा, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, तो तुम्हारे पास अप्रोच वन ही काम कर रहा होगा, तो तुम्हारे पास ये तो तुम्हारे पास सेंटर नहीं होगा ना, ये वाला प्रॉपर्टी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। डायमीटर डायमीटर ऑफ x² + y² इज इक्वल टू 2x + 6y - 6 is a chord of another circle with center and its radius
equation of diameter of square plus y square plus 2x minus 4y minus 11 is equal to 0. That's 6 cos intercept x minus y. तो इन दोनों के आंसर्स निकालो पहले फटाफट से। देखो भाई पहले वाले का आंसर देखते हैं। तो सोल्यूशन नंबर 5 पहले क्वेश्चन को देख लो, बोल क्या रहा है। एक अपने पास सर्कल है, उसका डायमीटर जो है वो कॉर्ड है अनदर सर्कल का। अच्छा ठीक है, तो अपने पास एक सर्कल है, इसका एक डायमीटर है, सेंटर कितना है इसका। इस इक्वेशन को रीअरेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6y प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो अपना सेंटर कितना होगा 1,3 है ना। और रेडियस कितना होगा, रेडियस को निकाल ही लो, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 तो 2 आ गया रेडियस। तो ये अपने पास एक सर्कल है, इसका डायमीटर है AB। अब ये जो AB है इसकी कहानी क्या है, ये कॉर्ड है एक अनादर सर्कल का। ठीक है, एक कॉर्ड बना दो उसको किसी सर्कल का। ठीक है, so, कुछ भी बना, ठीक है, ऐसा कोई बना दिया मैंने। सो ये जो डायमीटर है ये ब्लू वाले सर्कल की कॉर्ड होगी, और ब्लू वाले सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, 2,1। मेरे को इसका रेडियस निकालना है। ठीक है, तो ये कॉर्ड है, इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा रेडियस हो जाएगा जो मुझे निकालना है, ये सी पॉइंट हो जाएगा। BC तो मुझे मालूम है 2 है ना? हो गया क्वेश्चन तो सॉल्व। देखो BC 2 है, ये R है, OC निकाल दो। OC तो अपना डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा। OC कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 3 मतलब 2 का होल स्क्वायर इज 4। तो OC है √5। सो अपने पास यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से OB निकाल देंगे अपन। R कितना हो जाएगा 4 प्लस 5। देखो आ गया आंसर अपने पास, आया ना सबको समझ में। तो अपने पास रेडियस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो खत्म हो गया क्वेश्चन ही, है ना। देखो जब तुमने पढ़ा होगा, पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है कि यार क्या हो रहा है। जैसे तुम फिगर बनाते हो बच्चे में सब कुछ स्ट्राइक कर जाता है एक ही सेकंड में।
अभी 6 में क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। फिर से एक सर्कल है अपने पास, सर्कल बनाओ, इसका कोई तो डायमीटर है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सेंटर कितना है, -1, 2। रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 11, 16, 4 है रेडियस इसका, ठीक है। तो इस सर्कल का इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है मुझे, ठीक है। मतलब डायमीटर इस पॉइंट से पास कर रहा होगा, बस स्लोप निकालना है उसका, और क्या करना है। Equation of the diameter of the circle which bisect the chords intersected on the line. ठीक है। सो अभी देखो ये लाइन बनाता हूँ मैं, कोई तो लाइन बनेगी। जैसे मैंने ये लाइन बनाई, ये लाइन मेरी बन गई, ये है 2x प्लस 2x माइनस वाई प्लस 3। The chord intercepted on the line, लाइन तो पूरी लाइन होती है ना लंबी सी, इस पे ये कॉर्ड इंटरसेप्ट हुई है, मतलब कॉर्ड बनी होगी, तो ये कॉर्ड इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट मतलब बीच में पोर्शन। तो ये आगे कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन दिस लाइन। डायमीटर क्या करना चाहिए, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करना चाहिए। नहीं होगी। अब अगर इधर सिंपल सा हो गया, अगर कॉर्ड बाइसेक्ट कर रहा है ना, देखो तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर रहा होगा तभी बाइसेक्ट करेगा। अगर परपेंडिकुलर रहा होगा तो इस पिंक वाले का स्लोप इस ब्लू वाले के स्लोप के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका स्लोप कितना है, 2। तो इसका स्लोप कितना होगा, माइनस का हाफ, है ना, परपेंडिकुलर है ना। तो इसका स्लोप माइनस हाफ हो गया, पॉइंट पता है -1,2। सो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया अपना सॉल्यूशन नंबर 6। समझ में आया ना फिर तो सब दोनों, है ना। दोनों क्वेश्चन देखो, है ना, देखने में तो अजीब से लगते हैं लैंग्वेज वाइज, बट द मोमेंट यू ड्रॉ द फिगर, सो दोनों के दोनों क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व हो जाते हैं। और अगर लॉजिकली देखोगे तो अपन कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, सेंटर निकाला है मैंने, रेडियस निकाला है, बेसिक प्रॉपर्टीज यूज किए सर्कल्स की। देखो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है तो बस बहुत है आज के लिए। तो अभी टेंजेंट कॉर्ड्स वगैरह जो चीज़ है, इन सब के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर मैं रिमेनिंग ऑफ द सर्कल्स भी खत्म कर दूंगा। रिमेनिंग ऑफ सर्कल्स में अपना क्या क्या बच गया अभी देखो। तो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स बच गया, फैमिली ऑफ सर्कल्स बच गया, हाँ कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बच गया। बट अगर तुम देखोगे तो 95% of the problems you can solve by the knowledge that you have by now। यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ भी है तो बोलो।